हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टेट बोर्ड में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? ठोस अवस्था। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर में हम लोग हर चीज पढ़ेंगे। चैप्टर के अंदर में स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल भी, मतलब तुमको सभी तरफ से चेक कर लेगा। बट इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसे समझ आ गया उसे बहुत ही मजा आता है। तो इस चैप्टर को एकदम डिटेल में एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे, सब समझ आएगा तुमको। चैप्टर में जहाँ एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत होगी वहाँ मैं एक्सपेरिमेंट्स करूँगा, जहाँ थ्योरी एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी वहाँ थ्योरी बताएंगे, और जहाँ स्ट्रक्चर्स में न्यूमेरिकल्स बनाने की जरूरत होगी वहाँ पे बड़े प्यार से अपन लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो सब हो जाएगा। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में पहला टॉपिक क्या है भाई? वही पुराना पदार्थ। बताओ पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा बोलते ही ज्यादातर बच्चे तोते की तरह रटने लगेंगे। पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। तो हम खुद क्या हैं? पदार्थ हैं। हमारा द्रव्यमान है ना, किसी को खून देंगे तो उछल जाएगा। हमारा द्रव्यमान है, प्रूव करता है। हम आयतन घेरते हैं, मतलब तुम भी आयतन घेरते होगे, है ना? तुम लोगों से ज्यादा मैं घेरता हूँ, मैं मोटा आदमी, है ना? ठीक, ज्यादा से ज्यादा आयतन घेर लेता हूँ। ठीक, अगर बस में अपन जा रहे हैं और सीट में कोई मोटा बैठ जाए तो बड़ा तकलीफ होता है ना? ये आदमी दो लोगों का आयतन घेर रहा है, ठीक, तो हम आयतन भी घेरते हैं। तो हम भी क्या हैं? पदार्थ है। तो पदार्थ वो जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है, मतलब हर चीज जो भी तुम महसूस करते हो, हवा, ठीक, पंखा चला दिए, हवा लग रही है, आहा बाल उड़ रहे हैं, महसूस कर रहे हो, तो वो क्या है? पदार्थ है। ठीक, हवा को फूंक दिए बैलून में तो वो जगह भी घेरता है, ठीक, तो वो आयतन भी घेरता है। और हवा भरी हो गैस सिलेंडर में तो सिलेंडर बड़ा भारी होता है, ठीक, और वही हल्का हो जाता है जब गैस वहां से निकल जाती है ना? लिक्विड पेट्रोलियम गैस जब निकल जाती है तो उस केस में हम देखते हैं कि वो हल्का हो जाता है। ठीक, तो गैस क्या है? पदार्थ है। द्रव भी पदार्थ है, वो भी आयतन घेरता है, उसका भी वजन होता है। ठीक, और ठोस तो है ही, ठोस का भी। ठीक, तो यहाँ पर पदार्थ की अवस्थाओं से शुरू करेंगे। पदार्थ किसे कहते हैं हमने एक्सप्लेन किया। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3। पहली अवस्था क्या है? ठोस। अगली अवस्था क्या है? द्रव। अगली अवस्था क्या है? गैस। तो ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं होती हैं। बताओ भाई, ठोस अवस्था किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन निश्चित हो। आकार व आयतन अगर निश्चित हो तो पदार्थ की यह अवस्था क्या कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए रखा है बर्फ। द्रव की इस अवस्था में हम देखते हैं कि द्रव का आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव अवस्था में क्या होता है? यहां पर तुम देखोगे आकार अनिश्चित होगा, जबकि आयतन निश्चित होता है। इसको समझो, अगर तुमको एक बर्फी का टुकड़ा दिया जाए तो अगर बर्फी छोटी सी है तो छोटा मुंह खोल करके आराम से खाओगे। अब बर्फी थोड़ी बड़ी है तो साइज मुंह का बड़ा करना पड़ता है ना? एकदम बड़ा वाला नहीं। कई बार होता है ना घर में, या बड़ा लड्डू ले बेटा खा, ऐसे खाने के लिए देंगे तो बड़ा वाला मुंह फाड़ना पड़ता है ना? पर ऐसा हमें पानी पीने के लिए थोड़ी करना पड़ता है ना? छोटे से गिलास में पानी पीने के लिए तो भी मुंह लगा के ऐसे ही पियेंगे। बड़ा वाला ग्लास है, इतना बड़ा ग्लास है तो उतना बड़ा मुंह फाड़ के थोड़ी ना पीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका आकार निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में डालेंगे द्रव उस आकार का ले लेगा अपना। ठीक, बट आयतन निश्चित होता है। कोई भी द्रव खरीदते हैं हम तो किसमें खरीदते हैं? आयतन में माप कर खरीदते हैं। पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो किसमें खरीदते हैं? लीटर में। तेल खरीदने जाते हैं तो किसमें खरीदते हैं? लीटर में। दूध खरीदते हैं तो किसमें खरीदते हैं? लीटर में। तुम लोग को लग रहा होगा दूध तो हम किलो में खरीदते हैं, बोलते हैं दूध वाले भैया आधा किलो दूध देना, पर तुमको क्या लग रहा है वो किलो में तौल के देता है? रे क्या करता है? निकालता है अपना वर्ल्ड कप। उसके पास भी तो एक ठोटा है ना, टूटा फूटा वाला, जिसको नीचे से पीट दिया रहता है ताकि थोड़ा कम आए, है ना? वो दूध वाला जो बर्तन होता है उसमें एक बार नाप के देता है ना 1 लीटर, है ना? वो लीटर में है बेटा, वो किलो में नहीं है ना? तो सही बोलना। अगला क्या? गैस अवस्था। इसमें आकार व आयतन दोनों के दोनों क्या होता है? अनिश्चित। आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। ठीक,
अब इसको इस तरह समझो, हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, सबको लगाना ही चाहिए, अपनी नेचुरल में बदबू होती है, उसको बचाने के लिए, छुपाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से परफ्यूम लगा देते हैं। अब ये कंट्रोल थोड़ी नहीं कर सकते कि मैं परफ्यूम लगाया हूं तो जिस पर्टिकुलर बंदे के लिए लगाया हूं वही सूंघे, पूरी दुनिया सूंघती है, मोहल्ले का वो कुत्ता भी सूंघता है जिसके लिए तो लगाए नहीं थे। ठीक, तो बात यह है कि गैस जो है वो पूरे कमरे में फैल जाता है। एक कमरे में अगरबत्ती लगाओ भाई एक कोने में, पूरे के पूरे कमरे में सूंघाई देगा। अब वो कमरा छोटा है, छोटा सा कमरा है तो उसमें सूंघाई देगा, थोड़ा बड़ा है तो उसमें सूंघाई देगा, क्योंकि गैस अपने पात्र का आकार ले लेती है, अपने पात्र का आयतन ले लेती है, तो उसका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता। बट इस चैप्टर में हम लोगों को ना द्रव अवस्था के बारे में पढ़ना है, ना गैस अवस्था के बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है किसके बारे में, ठोस अवस्था के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, ठोस अवस्था। तो इस चैप्टर के अंदर में हम लोग ठोस अवस्था के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो भाई अब स्पेसिफिक आ जाते हैं, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था को क्योंकि हमको डिटेल में पढ़ना है तो उसका हर चीज पढ़ेंगे। ठोस अवस्था में पहला टॉपिक क्या है, ठोसों के गुणधर्म। तो ये गुणधर्म जनरली एनसीईआरटी में तुम्हारे लिखे हुए हैं, वहीं का है, तो बहुत आसान है, कोई ऐसा खास नहीं है, बट फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं, एग्जाम में आ सकता है, कुछ टीचर इसे एग्जाम में देते हैं। ठोस के गुणधर्म क्या है, तो ठोस के गुणधर्म क्या है, वे निश्चित द्रव्यमान, आयतन व आकार के होते हैं। उनका द्रव्यमान निश्चित होगा। अब द्रव्यमान तो संरक्षित है, हर किसी का निश्चित होता है भाई, द्रव का भी निश्चित होता है, ठोस का भी निश्चित होता है, गैस का भी निश्चित होता है, क्योंकि हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था, याद करो। ठीक, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था केमिस्ट्री 11th में, जो हम लोगों ने पहला नियम पढ़ा था वो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर किसे कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, जानते होगे, है ना। तो द्रव्यमान तो हर किसी का निश्चित होता है, तो ये निश्चित द्रव्यमान, आयतन व आकार के होते हैं। ठीक, क्यों ऐसा होते हैं, क्योंकि इनकी अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं। इसका मतलब जब कण रहेंगे एकदम पास पास, एकदम पास पास, पूरी तरह से सटे हुए, ऐसे पूरी तरह से सटे हुए कण होते हैं तो सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था है। ठीक, ये ठोस का कंडीशन है। तो अंतर आणविक दूरियां, अणुओं के बीच की जो दूरी है वो लघु होती है, ऑलमोस्ट होती नहीं कुछ। अगर द्रव में देखोगे तो यही कण थोड़े दूर होते हैं और इनके बीच में स्प्रिंग नुमा बल होता है। कैसा बल होता है, स्प्रिंग नुमा, वो पास भी आ सकते हैं, दूर भी जा सकते हैं, पास भी आ सकते हैं, दूर भी जा सकते हैं। स्प्रिंग को कंप्रेस भी किया जा सकता है, दूर भी ले जाया जा सकता है। ठीक, तो इसके मध्य स्प्रिंग नुमा बल होता है, किसके मध्य, द्रव के कणों के मध्य। और गैस के कण तो इतने दूर होते हैं एक दूसरे से कि इनके बीच में कोई बल होता ही नहीं। ठीक, तो अगर बलहीन है तो क्या है, अंतराण्विक बल नहीं है तो क्या है, गैस है या नगण्य है, बोले अंतराण्विक बल नहीं है या नगण्य है। द्रव में स्प्रिंग नुमा बल होना चाहिए, और ठोस में तुम पता करोगे तो उसमें अंतराण्विक दूरियां बहुत ही लघु होती हैं। इज इट ओके बेटा, अंतराण्विक दूरी क्या होगी, इसमें लघु होती है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, अंतराण्विक बल प्रबल होते हैं, पास पास होंगे तो बंध भी प्रबल होंगे। अब बंध प्रबल नहीं होगा तो आसपास कैसे हो सकते हैं, वो दूर नहीं चले जाएंगे एक दूसरे से। तो इसमें अंतराण्विक बल क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, पास पास रहते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं जो एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं बेटा, उनके अवयवी कण, परमाणु, अणुओं या आयनों की स्थितियां निश्चित होती हैं तथा यह कण केवल अपनी माध्य स्थिति की चारों ओर दोलन करते हैं। तो कौन से कण होते हैं जिसमें परमाणु होते हैं, तो जैसे कि तुम कोई भी धात्विक कण ले सकते हो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसमें क्या होता है, मूल धातु ही है ना। ठीक, जो कण है। ठीक, अब यहाँ अणु ले लो तो कोई भी वांडरवाल्स ठोस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बर्फ, मतलब ड्राई आइस बोलते हैं हम लोग उसको, शुष्क बर्फ, वो ले लो, या फिर कोई बर्फ ही ले लो, नॉर्मल बर्फ भी एक आणविक ठोस है। तो यहाँ आयनों की स्थिति भी लिखा है, तो आयन मतलब जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस आयनिक ठोस है, पोटेशियम प्लस क्लोराइड माइनस वो आयनिक ठोस है, तो उसमें आयन होते हैं। उनकी स्थितियां क्या होती है, निश्चित होती है, मतलब स्थिति बदलती नहीं, एक जगह पर फिक्स हो जाएगी, वो अपनी जगह से बदलेगी नहीं, है ना, ये निश्चित होती है स्थिति। और वो क्या करते हैं, अब ठोस है, ऊर्जा मिली तो माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करेंगे, दोलन करते हैं। ये असंपीड्य और कठोर होते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि भैया असंपीड्य होना क्या है, कठोर होना क्या है, तो
तो कोई भी असंपीडित मतलब अंदर दबेगा नहीं। तो तुम लोगों को लगेगा सर कुछ ठोस तो हम जानते हैं जो संपीडित होते हैं वो प्रत्यास्थ ठोस हैं, वो स्पेसिफिक ठोस की कैटेगरी है जो हम लोग इसी साल फिजिक्स में पढ़ेंगे जरूर, है ना। नहीं 11th में तुम लोग फिजिक्स में पढ़ के भी आए हो यार, ठीक। तो प्रत्यास्थ ठोस होते हैं, ठीक। और वो जो संपीडित होते हैं, जो नहीं संपीडित होते हैं उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। तो ज्यादातर ठोस जो होते हैं वो असंपीडित होते हैं। कठोर होते हैं मतलब अब नमक का एक ढेड़ा उठाकर मारूंगा बोलेगा ना तो सर फूट जाएगा भाई, फूल जाएगा, इतना बड़ा निकल जाएगा, समझ रहा है। वो क्या होता है, कठोर होता है। कठोर होने के साथ साथ तुम यहाँ पर एक और चीज देख सकते हो, कोई भी चीज कठोर होगा तो साथ साथ क्या होगा, भंगुर भी होगा। भंगुर किसे कहते हैं, जिस पर बल लगाने पर वह क्या हो जाता है, टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं, भंगुर। तो कोई भी चीज अगर कठोर होगा तो कठोर के साथ साथ भंगुर भी होगा। तो ठोसों के गुणधर्म क्या है, निश्चित द्रव्यमान, आयतन व आकार के होते हैं, अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं, अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं, अवयवी कणों के मध्य जो अवयवी कणों की स्थितियां होती हैं निश्चित होती हैं, बल लगाने पर, ऊर्जा देने पर माध्य स्थिति के दोनों ओर या चारों ओर कंपन करते हैं, वे असंपीड्य और कठोर होते हैं। अधिक कठोर होंगे तो साथ में भंगुर भी होंगे। कुछ ठोस आघातवर्धनीय भी होते हैं, तुम्हें पता होगा, जैसे धात्विक ठोस, उस पर बल लगाओगे तो पिचकेगा, है ना, खींचोगे तो लंबा होगा, तो इस कारण से तन्यता का भी गुण होता है। तो कुछ ठोसों में हम देखते हैं भंगुरता, आघातवर्धनीयता या तन्यता जैसे गुण भी पाए जाते हैं। तो ये ठोसों के गुणधर्म है, बहुत आसान है, ये वाला टॉपिक भी हो गया, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं बेटा, चैप्टर में हम आगे देखते हैं। ये वाला जो टॉपिक है इसको एग्जाम में तुम लोग कई बार देखते हो स्टेट बोर्ड में कि क्या पूछा है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस उसे कहते हैं जिसके अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय विन्यास में व्यवस्थित होते हैं। ये वाला सेक्शन देखो, यहां तुम्हें दिख रहा होगा क्या बढ़िया जमे हुए हैं सारे कण, षटकोण षटकोण टाइप का, हाँ तो अच्छे से जमे है ना। तो निश्चित ज्यामितीय विन्यास, इसमें देखो कितना बढ़िया जमा है, सब चतुर्भुज चतुर्भुज बना रहे हैं, तो निश्चित ज्यामिति बन रही है, निश्चित ज्यामितीय विन्यास में व्यवस्थित है। और इधर देखोगे तो दिख रहा है पचक पचक गया। अगर कण इस तरह से हैं जिसमें अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय विन्यास में व्यवस्थित नहीं है, ऐसे कण अगर व्यवस्थित होंगे तो कौन सा ठोस होगा, अक्रिस्टलीय, ठीक। और कण अगर इस तरह से व्यवस्थित होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय। यहाँ देखो जैसे कि डिजाइन बदल गया, यहाँ पे तुम्हें एक तो त्रिभुज दिख रहा है ना, तो इधर चतुर्भुज दिख रहा है, तो ज्यामिति तो बदल जा रही है। तो अगर ज्यामिति बदल जाएगी, निश्चित ज्यामितीय विन्यास में व्यवस्थित नहीं होंगे तो कौन सा ठोस होगा, अक्रिस्टलीय। और अगर निश्चित ज्यामितीय विन्यास में व्यवस्थित होंगे तो कौन सा ठोस होगा, क्रिस्टलीय। बेसिक है, सिंपल। तो इस तरह से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, तुम एक परिभाषा याद कर लो कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस का क्या लिखोगे, वे ठोस जिसके अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय विन्यास में व्यवस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। वे ठोस जिसके अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय विन्यास में व्यवस्थित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। एक क्वेश्चन परिभाषा का आएगा, पर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है इन दोनों में अंतर, तो अंतर को अच्छे से करना जरूरी है। ध्यान देंगे क्या, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो अंतर को कई रूपों में लिखा जा सकता है। ये एक आईएमपी क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से करना जरूरी है। कितने मार्क का आता है बेटा, 3 मार्क, 2 to 3 मार्क का ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। 2 मार्क का है तो 3 पॉइंट लिखने हैं, 3 मार्क का है तो 5 पॉइंट लिखने हैं, ऐसा मान के चलो, ठीक। तो पहले देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो पहला अंतर क्या दिख रहा है, निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार। आकार निश्चित होगा, षटकोणीय होगा, चतुष्फलकीय होगा, अष्टफलकीय होगा, वर्गाकार होगा, घनीय होगा, निश्चित होगा। अगर नहीं निश्चित है तो इसका मतलब क्रिस्टलीय ठोस है। समाकृतिक आकार, असमाकृतिक आकार, इसका मतलब यहां पर जो आकृतियां हैं बदलेंगी। उसी ठोस के अंदर कहीं पे त्रिभुज दिख रहा है तो कहीं पे चतुर्भुज दिख रहा है, तो कहीं पे षटकोण दिख रहा है, तो कहीं पे चतुष्फलकीय है, तो कहीं पे अष्टफलकीय है, मतलब कुछ निश्चित नहीं है, बदलता जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे, असमाकृतिक। असमाकृतिक मतलब असमान आकृति, 3 वर्ड मिला है,
मतलब नहीं, समान मतलब इक्वल, आकृति तो समान आकृति के ना हो तो उसको इस वर्ड से हम लोग प्रदर्शित करेंगे, क्या बोलेंगे, असमाकृतिक आकार का। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित ज्यामितीय विन्यास होगा, इसमें निश्चित ज्यामितीय विन्यास नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या देख रहे हैं, गलनांक। गलनांक मतलब वह ताप जिस पर ठोस द्रव साम्यावस्था होती है या ठोस द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, ठीक, गलनांक। तो अगर गलनांक देखेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस में कैसा गलनांक होता है, निश्चित, मतलब बदलेगा नहीं, अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। इसका मतलब तुम देखोगे कि क्रिस्टलीय ठोस में जो कण है वो किसी एक टेम्परेचर पर पिघल जाएंगे, है ना। तुम NaCl का टेम्परेचर निकालो, पिघलने का कुछ 298 डिग्री सेल्सियस के आसपास पिघलता है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पिघलेगा, टेम्परेचर बदलेगा नहीं, है ना। ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, इसका मतलब वो एकदम से नहीं पिघल जाएगा। मान लो किसी क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 40 से पिघलना चालू कर दिया, गलनांक 100 है पर 40 से पिघलना चालू कर गया, है ना, और उधर 130 135 तक पिघल ही रहा है, पूरा पिघला नहीं है, मतलब एक पूरे टेम्परेचर बेल्ट पर पिघल रहा है, एक साथ नहीं पिघलेगा। तो उस केस में हम लोग उसको बोलते क्या है कि वो एक परास पर पिघल रहा है, इसका गलनांक निश्चित नहीं है ना, इसका गलनांक निश्चित नहीं है, एक परास पर पिघलेगा, ठीक। तो 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। अगला क्या दिखा है, विदलन गुण। विदलन मतलब तोड़ना, ऐसे करके तोड़ेंगे, तोड़ देंगे तो क्या होगा, विदलन होगा। तो विदलन गुण, विदलन गुण में क्या लिखा है, तेज धार वाले औजार से काटने पर ये 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नई जनित सतहें सपाट होती हैं। क्या होती हैं, सपाट। सपाट मतलब चिकनी। ऐसे नमक का अगर बड़ा सा कोई क्रिस्टल मिल जाए, वैसे तो हम लोगों को नमक जो है वो आजकल पैकेट में छोटे छोटे दानों में मिलता है, बट कुछ लोग जानते होंगे कि नमक जो है वो क्रिस्टलीय ठोस है, तो बड़े बड़े पत्थर की तरह भी हो सकता है वो। तुम अगर किसी बड़े से नमक क्रिस्टल को तोड़ो तो तुमको कोई खुरदरा सतह नहीं मिलेगा, जो सतह मिलेगा वो भी क्या है, चिकना ही है ना। वो अभ्रक होता है यार, कुछ लोग वो प्रेस के अंदर में मिलता है अभ्रक, देखे हो, उसको भी तोड़ोगे तो उसके अंदर भी बड़े सारे लेयर्स मिलेंगे, सतहें मिलेंगी और प्रत्येक सतह क्या होगी, चिकनी होगी। तो सपाट सतह होते हैं, ठीक। तेज धार वाले औजार से काटने पर यह अनियमित सतह देते हैं। क्या देते हैं, अनियमित सतह। इसको समझो, एक सपाट सतह दे रहा है, दूसरा अनियमित सतह दे रहा है। कई बार यार वो हम अपना वो स्लीपर, रबर, स्लीपर को काटो, मान लो रबर को काटो, है ना, रबर की चीज को काटोगे तो जो भी मिलेगा वो खुरदरा ही मिलेगा। तो यहां पर कैसे सतह मिलते हैं, अनियमित सतह, और यहां पर कैसे सतह मिलते हैं, सपाट सतह। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि इसको तेज धार वाले औजार से काटने पर सपाट सतह बनाता है और इसके तेज धार वाले औजार से काटने पर अनियमित सतह मतलब खुरदरा सतह बनाता है। तो 3 पॉइंट हो गए। गलन एंथैल्पी, इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है। गलन एंथैल्पी मतलब ऊर्जा की वह मात्रा जो ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, वो क्या होती है, गलन एंथैल्पी क्या होती है, निश्चित होती है, मतलब फिक्स होगा, बदलेगा नहीं, ठीक, समझ आ रहा है। और अभिलाक्षणिक होता है मतलब वैल्यू एकदम कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, जैसे नमक के लिए अलग होगा, पोटेशियम क्लोराइड के लिए अलग होगा, है ना, कॉपर के लिए अलग होगा, तो सबके लिए अलग अलग होती है, अभिलाक्षणिक होती है। इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती है ना। जैसे कि मोम, या मोम के साथ तुम ले सकते हो डालडा, वो पूरे टेम्परेचर पर पिघलता है, बड़े टेम्परेचर पर पिघलता है। तो 1 किलो मोम को पिघलाने के लिए हर बार इक्वल अमाउंट की ऊर्जा नहीं लगेगी, मतलब अलग अलग बराबर अलग अलग ऊर्जा लगती है, तो उसको बोलेंगे कि इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती है, ठीक है। इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती है, इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इस टॉपिक को कवर कर लिए, है ना, गलन एंथैल्पी अगर समझ आ गया, तो अगला टॉपिक क्या है, दैसिकता। तो ये विषम दैसिक प्रकृति के होते हैं और ये समदैसिक प्रकृति के होते हैं। इसको समझना पड़ेगा, ऐसा क्यों भी आया है एग्जाम में, समदैसिक और विषमदैसिक क्यों
भी एग्जाम में आया है। तो इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले रहा हूं बेटा, और उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि समदैशिक या विषमदैशिक क्या है। इसको समझने के लिए इस तरह ले लेते हैं कि अगर एक कॉपर का टुकड़ा है, कॉपर, समझो ऐसे, अगर हम उसके दो सिरे ले लेते हैं, एक सिरा ये और दूसरा सिरा ये, ठीक, इन दोनों सिरे में हम धारा प्रवाहित करते हैं इधर से, ऐसे इधर से अगर मैं ऐसे करंट धारा जो है वो प्रवाहित करूं, तो हमको पता है कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती होता है। तो यहां से यहां तक की लंबाई अगर सपोज b है, b मान लो, तो r प्रोपोर्शनल होगा b के, मतलब इस दिशा में प्रतिरोध r जो है वो प्रोपोर्शनल होगा b के समानुपाती होगा। पर अगर इसी समय हम एक दूसरा कंडीशन सोचें, इस दिशा से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यहां से यहां तक की दूरी a है, तो इधर का जो प्रतिरोध है अगर उसे हम r डैश ले लें तो वो समानुपाती होगा a के। इसका मतलब अलग अलग दिशा से, इधर से प्रतिरोध अलग होगा, इधर से प्रतिरोध अलग, मतलब भिन्न दिशाओं से गुण भिन्न होते हैं। क्या? भिन्न दिशा से गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अगर भिन्न दिशा से देखने पर किसी के गुणधर्म भिन्न भिन्न हो तो उसे कहते हैं विषमदैशिक। उसे क्या कहते हैं? विषमदैशिक। विषमदैशिक किसे कहते हैं? जिसके गुणधर्म भिन्न दिशा से भिन्न भिन्न है, उसे कहेंगे विषमदैशिक। कॉपर एक धात्विक क्रिस्टल है। कॉपर क्या है? एक धात्विक क्रिस्टल है। ध्यान से देखें, क्रिस्टलीय ठोस में लिखा है, ये क्रिस्टलीय ठोस है, कि ये क्या होते हैं? विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। अभी मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि कॉपर एक धात्विक क्रिस्टल है जिसमें भिन्न दिशा से देखने पर गुणधर्म, इधर से प्रतिरोध अलग है, इधर से प्रतिरोध अलग है, गुणधर्म अलग अलग है। तो अगर भिन्न दिशा से गुणधर्म भिन्न भिन्न हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? विषमदैशिक प्रकृति का। तो क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं क्योंकि उनमें भिन्न दिशा से देखने पर गुणधर्म भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। ठीक, यही मैं एक एग्जांपल लूंगा क्रिस्टलीय ठोसों का। अब उसके लिए मैं एग्जांपल में ले लेता हूं कांच। सपोज कांच का एक गुटका है, मान लेते हैं कांच का एक गुटका है। कांच के गुटके का अपवर्तनांक 1.5 होता है। क्या होता है? 1.5। अब तुम इसको किधरी से बटेरो, इधर से देखोगे तो भी अपवर्तनांक 1.5 है, इधर से देखोगे तो भी अपवर्तनांक 1.5 है ना। अगर तुम्हारा ज्यादा मन किया तुम किनारे से भी ऑब्जर्व करो तो अपवर्तनांक 1.5 है। तो अगर सभी दिशा से गुण समान है, क्या बोल सकते हैं? अगर सभी दिशा से गुणधर्म समान हो, सभी दिशा से देखने पर अगर गुणधर्म क्या हो? समान हो, तो उसे कहते हैं हम समदैशिक। उसे हम क्या कहते हैं? समदैशिक। तो समदैशिक क्या है? यदि सभी दिशा से गुणधर्म समान हो तो उसे कहेंगे समदैशिक। अगर भिन्न दिशा से गुणधर्म भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहेंगे? विषमदैशिक। और कांच एक क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक, कांच क्या है? एक अक्रिस्टलीय ठोस है।
तो अक्रिस्टलीय ठोस होने के कारण ये समदैशिकता का गुणधर्म प्रदर्शित करता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया। इसका क्यों भी एग्जाम में आता है तो उसके लिए प्रिपेयर रहें, है ना। अंतर भी इंपॉर्टेंट है और क्यों भी इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बाद अगला पॉइंट अगर अपन राइज करें, अगला पॉइंट क्या है, तो यहां हम देख रहे हैं इसकी प्रकृति। प्रकृति में हम देख पा रहे हैं कि ये वास्तविक ठोस है और ये आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित द्रव है तो सोचो यार, तुम्हारा कोई तो दुश्मन टीचर होगा, बहुत डांटा होगा, उसको अपन क्या करते हो, फ्रीजर के अंदर भर देते हैं। मान लो, है ना, मतलब गुस्सा आया, तेरी मेरे को तो डांटा था बे, ऐसा बोले, और उसको क्या किए, फ्रीजर होता है ना, उसके अंदर भर दिए और बंद करके लॉक करके फ्रीजर चालू, है ना। 2-3 दिन बाद तो बेचारे के प्राण छूट जाएंगे। अब छूटे प्राण छूटा आदमी अगर अंदर से देखें तो तुमको क्या लग रहा है, सावधान मिलेगा? ऐसे नहीं, अकड़ गया होगा किसी तरह से, है। किसी को जल्दी से ठंडा करेंगे तो ठोस तो बन जाएगा ना, पर क्या वो वास्तविक ठोस होगा? जल्दी जल्दी ठंडा करने पर ठोस बन गया है, मतलब क्या है, अतिशीतित द्रव है तो क्या, द्रव, पर बहुत जल्दी ठंडा कर देंगे तो जैसा था वैसे ही जम गया, तो ठोस बन गया। तो एक अतिशीतित द्रव है। ये क्या है, वास्तविक ठोस। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्यों कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, क्यों पूछा जाए, तो तुम बोलना कि इसमें बहने का गुण होता है। कौन सा गुण होता है इसके अंदर? बहने का गुण होता है, वो बहता है। कांच का अगर वो पुराने टाइम में आता था ना यार, लैंप, अगर तुम कांच का कोई लैंप बना लो, जैसे मैं एक बना ले रहा हूं, समझो, ऐसे लैंप या लालटेन नहीं आते थे। एकदम ध्यान होगा तुम लोगों को लैंप या लालटेन का। इसमें हम लोग मिट्टी तेल भरते थे, है ना। इसमें एक ऐसे बाती निकली रहती थी और बाती में अपन लोग आग लगा देते थे, बढ़िया, यहाँ फायर लगा हुआ है समझो, ठीक। और गांव में अभी भी दिख जाता होगा ऐसा कुछ, है ना, गांवों में। तो ये इसमें जो बाहर का कवर लगा रहता था वो किस चीज का बना हुआ है? कांच का, है ना। जो बाहर का कवर है हमारा वो किस चीज का बना हुआ है? ये कांच का बना हुआ है। तो अगर तुम समय दो, मतलब कुछ टाइम तक देखो कि इस तरह का लैंप है, वो जल रहा है, 6 महीना 8 महीना हो गया, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ऊपर का हिस्सा जो है वो धीरे धीरे ऊपर का कांच पतला होता जा रहा है और जो नीचे का सेक्शन है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है ना। तुम स्क्रू गेज से नाप करिए, ऑब्जर्व भी कर सकते हो। इसका मतलब ऊपर का सिरा पतला हो रहा है, नीचे का सिरा गर्म हो रहा है ना, सॉरी मोटा हो रहा है गर्म होने के कारण, ठीक। ये जो लैंप में ही केवल नहीं दिखता, जो कांच की खिड़कियां होती हैं उनमें भी ऊपर का सिरा समय के साथ कुछ सालों में, 10-15 सालों में पतला होता जाता है, नीचे का सिरा मोटा होता जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है। कांच का क्रिस्टलीय रूप क्या है? क्वार्ट्ज है ना। और याद रखना क्वार्ट्ज अपारदर्शक होता है ना। जब वो क्वार्ट्ज हो जाएगा तो उसका अपवर्तनांक अलग अलग दिशा में अलग अलग होगा, तो पारदर्शक नहीं होगा, हम नजर नहीं लगा पाएंगे ना, तो आर पार नहीं देख पाएंगे। तो यहां कांच में बहने का गुण होने के कारण वो क्या है, एक तरह का अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। तो ये वास्तविक ठोस है, ये क्या है, अतिशीतित द्रव है। दीर्घ परासी व्यवस्था, लघु परासी व्यवस्था, अब इसका क्या मतलब है? दीर्घ परासी व्यवस्था, इसको तुम इससे पहले वाले फोटो में देखे थे, है ना। यहां तुम देख रहे हो कि दीर्घ परासी है। ये वाले सेक्शन में तुमको एक क्या दिख रहा है, वर्ग। अगर ये वाले सेक्शन में वर्ग दिख रहा है तो तुम यहां पर भी एक वर्ग देख पा रहे हो, ठीक। मतलब तुम देखोगे कि एक ही तरह की चीजें बार बार रिपीट होंगी। वर्ग 4 कण भी मिलकर वर्ग बनाएंगे, 40 कण भी मिलकर वर्ग बनाएंगे और 4000 कण मिलकर के भी वर्ग ही बनाएंगे। तो दीर्घ परासी व्यवस्था मतलब बहुत सारे कण एक ही तरह का डिजाइन बना रहे हैं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि यहाँ तो रिपीट ही नहीं होगा, है ना। छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे, है ना। जैसे कि हम लोग तारे देखकर बोल सकते हैं ये सप्तऋषि है, इधर हल है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक। बट
वास्तविकता में सभी तरफ एक ही तरह का डिजाइन रिपीट थोड़ी ना होता है, तो दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होती है, लघु परासी व्यवस्था होती है। किसमें? अक्रिस्टलीय ठोसों में। और क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है? दीर्घ परासी व्यवस्था। ठीक, एक बार जो भी हमने पढ़ा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से एक बार रिपीट कर लेते हैं बेटा, है ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में आता है ना, 2 या 3 नंबर का। पहला पॉइंट क्या? क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? निश्चित ज्यामितीय आकार के होते हैं। अक्रिस्टलीय के ठोस क्या होते हैं? निश्चित ज्यामितीय आकार के नहीं होते हैं। इसके ताप क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक, और अभिलाक्षणिक होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अलग अलग जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर होंगे, तो हर किसी का अभिलाक्षणिक ताप होगा। ठीक, इसमें ताप अभिलाक्षणिक या निश्चित नहीं होता, एक परास में ये पिघलते हैं। तेज औजार से काटने पर ये क्या करते हैं? चिकने सतह देते हैं, सपाट सतह, और यहाँ पर क्या होता है? अनियमित सतह। ठीक है, यहाँ सपाट सतह, यहाँ पर अनियमित सतह। ठीक, इनकी गलन एंथैल्पी क्या होती है? निश्चित होती है। इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती है। ये क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषमदैशिक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उसको अलग से ही पूछेगा। ये क्या होते हैं? समदैशिक होते हैं। ये कैसा ठोस है? वास्तविक ठोस है। ये क्या है? अतिशीतित द्रव है। इसमें क्या होती है? दीर्घ पराश्री व्यवस्था। इसमें क्या होती है? लघु पराश्री व्यवस्था। ऐसा होता है, समझ आया? तो ये हो गया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। ये इस चैप्टर का पहला बड़ा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। चलो भाई, चैप्टर में हम आगे जाते हैं। चैप्टर में आगे जाते हैं तो यहां पर हम पढ़ेंगे क्या? ठोसों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण कई प्रकार से हमारे बुक में दिया है, ज्यामिति के आधार पर, अवयवी कणों में बल के आधार पर। तो पहला लिखा है अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर। अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर हम कैसे ठोसों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। कितने प्रकार हुए बताओ? 4। पहला क्या? आणविक ठोस। दूसरा क्या? आयनिक ठोस। तीसरा क्या? धात्विक ठोस। अगला क्या? सहसंयोजक ठोस। किस आधार पर है? अवयवी कणों के मध्य बंध या बल के आधार पर। बंध, आणविक ठोस में 3 तरह के बंध होते हैं। एक लंडन, जिसको कि परिक्षेपण भी लिखा है, दूसरा द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, और तीसरा हाइड्रोजन बंध। 3 तरह के बंध होंगे किसमें? आणविक ठोस में। कौन कौन से? लंडन फोर्सेस, लंडन बल, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, हाइड्रोजन बल, है ना। ये मैं तीनों समझा दूंगा अभी। आयनिक ठोस में कुलामी या स्थिर वैद्युत आयनिक बंध है वो, है ना, वो पाया जाएगा। धात्विक ठोस में कौन सा बंध पाया जाएगा? धात्विक बंध। और सहसंयोजक ठोस में कौन सा बंध पाया जाएगा? सहसंयोजक बंध। ज्यादातर बच्चे इन बंधों के बारे में जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार हल्के से बता दे रहा हूं तुम लोगों को। ठीक, जैसे कि अगर हम लोग आणविक ठोसों की बात करते हैं, आणविक ठोस में अवयवी कण कौन होने चाहिए? अणु। आणविक ठोस में अवयवी कण क्या होने चाहिए? अणु। अब अणु 2 तरह के होते हैं। एक तो होंगे वो ध्रुवीय और दूसरे होंगे अध्रुवीय। ध्रुवीय मतलब उसका एक सिरा नेगेटिव होगा, एक सिरा पॉजिटिव होगा। और अध्रुवीय मतलब वो होंगे उदासीन, मतलब उसमें कोई सेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगा। इसमें ध्रुव नहीं है, कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव सेक्शन नहीं है। अगर कण या अणु अध्रुवीय है, जैसे कि हाइड्रोजन होता है, जैसे हाइड्रोजन में जो बीच के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो बीचों बीच होते हैं, न वो खींचता है न ये खींचता है, तो इस कारण से ये क्या है? एक अध्रुवीय अणु है। तो ऐसे अध्रुवीय अणु जो हैं उनके बीच में जो बंध बनेगा वो किसी तरह का स्थिर वैद्युत बंध नहीं होगा। इस तरह के बलों को लंडन बल कहते हैं, और जो बंध बनता है उसे वांडर वाल्स बंध
ऐसे वांडर वाल्स बंध कहते हैं, जो बंध बनता है उसे। ठीक, ध्रुवी। अब ध्रुवी अणु जो होते हैं उसमें दो तरह के बंध हो सकते हैं, एक हो सकता है हाइड्रोजन बंध, और अगर हाइड्रोजन बंध नहीं है तो वो होगा द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बंध। देखो, हाइड्रोजन बंध के साथ थोड़ा सा विशिष्टता जुड़ा हुआ है। प्रकृति में 3 ऐसे परमाणु हैं, कौन कौन से बोलने से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बंध केवल यही 3 परमाणु बनाते हैं अगर यौगिक में हाइड्रोजन से सीधे जुड़े हों। जैसे फ्लोरीन का एक एग्जांपल लेंगे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF। अब HF जो अणु है इसमें हमें पता है कि फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है, प्रकृति का सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, तो इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव होगा। तो एक और HF ले लो, उस पर भी नेगेटिव इस पर पॉजिटिव होगा। ठीक, तो यहां पर तुम देखोगे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कौन सा बंध है? तो हाइड्रोजन बंध, ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके बीच में। ठीक, इसी तरह से तुम कोई भी ऑक्सीजन वाला कंपाउंड भी ले सकते हो, जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण तो पानी ही है, इसको कोई नहीं भूलेगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसे। तो यहां ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, तो ऑक्सीजन क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ ऐसे, ये ऑक्सीजन अपने, ये फिर किसी से ऐसे ऐसे, यहां पर बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक, इसी तरह तुम एग्जांपल देख सकते हो NH3 का। NH3 में नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, और ये हाइड्रोजन भी और नाइट्रोजन भी क्या करते हैं? हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेंगे, ऐसे। यहां कुछ इस तरह से ये सब क्या करेंगे? हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेंगे। प्रत्येक हाइड्रोजन किसी नाइट्रोजन से, प्रत्येक नाइट्रोजन किसी हाइड्रोजन से, इस तरह से आगे जुड़ा होगा। तो केवल ये 3 तत्व अगर उपस्थित हों तो क्या करते हैं? वो हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। अब अगर तुम यहां HCl देखो, क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है पर इसकी योग्यता हाइड्रोजन बंध बनाने की नहीं है। क्लोरीन जो है वो विद्युत ऋणी है, इसका मतलब तुम देखोगे यहां पर एक सिरा नेगेटिव है, एक सिरा पॉजिटिव है। ऐसे अगर और अणु ले आओ, एक सिरा पॉजिटिव, एक सिरा नेगेटिव, एक सिरा पॉजिटिव, एक सिरा नेगेटिव। ये ठीक वैसा ही है कि तुमने बहुत सारे चुंबकों को एक जगह पर रख दिया है। जैसे ये एक द्विध्रुव है, तुम देख रहे हो, ये भी एक द्विध्रुव है, और अगर द्विध्रुव और द्विध्रुव के बीच में अन्योन्य क्रिया होगी तो अन्योन्य क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया धन प्रतिक्रिया। अब मान लो तुमको एक टीचर एक झापड़ मारा, अब तुम उसको रिटर्न गिफ्ट थोड़ी न करोगेगा, वो खाली क्रिया है। अब मान लो तुम्हारा दोस्त एक झापड़ मारा, तो क्या दतिया टाइप का चिपक जाना है, तुमको भी 2-3 लगाना है। ठीक, तो वो तुमको मार रहा है, तुम उसको मार रहे हो, तुम्हारे और उसके बीच में अन्योन्य क्रिया चल रही है। तो एक द्विध्रुव दूसरे द्विध्रुव के बीच में अगर अन्योन्य क्रिया करे तो ये भी एक तरह का आणविक बंध होता है। तो ये उन द्विध्रुवों में होता है जो हाइड्रोजन बंध बनाने की योग्यता नहीं रखते, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बताया HCl। ऐसे अणु जो हैं वो हाइड्रोजन बंध बनाने की योग्यता नहीं रखते। इसका मतलब उनमें क्या क्या नहीं होगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन की अनुपस्थिति होगी। ठीक, ये भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनमें ये होता है पर हाइड्रोजन बंध नहीं बनता, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि मैं तुमको बता रहा हूं एल्डिहाइड CH3CHO, इस फॉर्मूले से नहीं पता चल रहा है बट इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? CH डबल बॉन्ड O। इस स्ट्रक्चर में क्या डिफॉल्ट है? देखो, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से सीधे नहीं जुड़ा है, डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए क्या चाहिए?
यहाँ हमने देखा हाइड्रोजन फ्लोरीन से डायरेक्ट जुड़ा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा है। तो अगर डायरेक्ट जुड़ा होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन बंध बनेगा। और अगर डायरेक्ट नहीं जुड़ा होगा, जैसे कि अभी तुम देख रहे हो एल्डिहाइड में यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, तो ये हाइड्रोजन बनाने की योग्यता नहीं रखता है। तो वे सभी यौगिक जिनमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बंध बनाने की योग्यता होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन सीधे हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, इसीलिए इनके अंदर में योग्यता होती है हाइड्रोजन बंध बनाने की। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कवर किया बेटा, आणविक ठोस कवर किया। देखो आणविक ठोस जो होते हैं, है ना, इसमें कितने तरह के लंडन या परिक्षेपण एक ही है, बंध पाया जाता है, जो किसमें पाया जाता है, अध्रुवी। ठीक, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है ध्रुवी में, है ना, हाइड्रोजन बंध मिलता है किसमें, हाइड्रोजन बंधित में। ठीक है, आयनिक ठोस के अंदर क्या होगा, कुलामी तथा स्थिर वैद्युत बल। ध्यान देंगे, अगर कोई आयनिक ठोस है, कोई भी ठोस अगर आयनिक ठोस है तो उसके अंदर आयन होंगे, जैसे कि NaCl। अब इसमें Na+ जो होता है वो Cl- से जुड़ा होता है, वो Na+ से जुड़ा होता है, वो Cl- से जुड़ा होता है। इधर नीचे एक Cl- होगा, यहाँ Na+, यहाँ Cl-, फिर Na+, फिर यहाँ Na+ होगा, इधर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-। अभी तो ये एक लेयर हुआ, इसके ऊपर Na के ऊपर Cl होगा, Cl के ऊपर Na होगा, ऐसे लेयर के ऊपर लेयर होंगे। प्रत्येक Na 6 क्लोरीन से घिरा होता है और प्रत्येक क्लोरीन 6 Na से घिरा होता है। यहां जो तुम Na और Cl के बीच में बंध देख रहे हो, Na और Cl के बीच में जो तुम यहां पर बंध देख रहे हो, वो कैसे बंध है, तो ये बंध है कैसे, आयनिक बंध। और क्योंकि आयनों के मध्य बंध है तो यहां पर तुम देखोगे कि इसे हम कुलाम के नियम से फिजिक्स में समझते हैं, तो इसे कुलामी बल या स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। तो ये जो बंध बन रहा है Na और Cl के बीच में, ये आयनिक ठोस के बीच में पाया जाता है। और ये कैसा बंध होता है, आयनिक बंध होता है। तो आयनिक बंध के कारण बनने वाला ठोस जो है वो क्या कहलाएगा, आयनिक ठोस कहलाएगा। तो आयनों के बीच में बंध हो गया। ठीक, फिर दूसरा होता है सहसंयोजी ठोस। अब सहसंयोजी ठोस किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। सहसंयोजी ठोस में कणों के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है। किससे बंध बनता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। जैसे कि अगर तुम हीरा ले लो, हीरा में, हीरा कार्बन का पररूप है, प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। जैसे कार्बन है, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4, 1 2, यहां पर दूसरा 3 और ये 4। ये क्या करेगा, 4 कार्बन से जुड़ेगा। 4 कार्बन से कैसे जुड़ेगा, कुछ इस तरह से ले लो। इधर एक, ऊपर एक, अगल एक, बगल एक। यहां तुम देखोगे कि हर किसी ने एक एक इलेक्ट्रॉन देना है और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर बंध बनाना है। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कोई बंध बना तो वह सहसंयोजी बंध है, और उसके कारण कोई ठोस बना तो वह सहसंयोजी ठोस है। हीरा तो बहुत कठोर होता है, प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। ये फिर 4 से जुड़ा होगा, यहां वाला फिर 4 से जुड़ा होगा, यहां वाला फिर 4 से जुड़ा होगा, ऊपर फिर से यहां तुम देखोगे कि ये 4 से जुड़ा हुआ है। तो प्रत्येक कार्बन जो है वो 4 कार्बन से जुड़ा होता है, और इस तरह से ये बहुत अच्छी संरचना बन जाती है। तो जो हीरा है या डायमंड है ना, वो एक तरह का सहसंयोजी ठोस है जहां इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण क्या बना है, बंध बना है। तो सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना, और इसके कारण बनने वाला ठोस क्या कहलाता है, सहसंयोजी ठोस कहलाता है। ठीक है, एक और चीज लास्ट बच गया, क्या,
धात्विक। अगर हम धात्विक ठोस देखें तो धात्विक ठोस में धात्विक बंध बनता है। हम हमेशा से धात्विक गुण पढ़ते आ रहे हैं। धात्विक गुण क्या होता है बेटा? तो 11th में पढ़ा होगा धात्विक गुण किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा धात्विक गुण? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कौन सा गुण कहते हैं? धात्विक गुण। मतलब सभी धातु इलेक्ट्रॉन त्याग पाते हैं। जैसे कि कॉपर है एक धातु, ये क्या कर पाता है? कॉपर ++1 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर जो है वो कॉपर +2 में बदलता है, +2 इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं? क्यूप्रस। इसे क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक। तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक ये दो गुण, दो आयन बनते हैं कॉपर के। तो कोई भी धातु है, जैसे कि अगर हम M लिख दें तो वो Mn+ और N इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसके कारण धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण वो चालकता, आघात वर्धनीयता, चमक जैसे गुण उत्पन्न करता है। उनके अंदर चमक होती है, वो विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। तो ये सारे गुण उत्पन्न करता है कौन? धात्विक ठोस के अंदर। तो तुम कोई भी धातु का एक पीस ले लो, उसमें तुम देखोगे कि दो तरह के कण होते हैं। एक होता है धात्विक धनायन, ऐसा, और साथ में होते हैं यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, वो हमेशा गति करते रहते हैं। और धातु आयन स्थिर होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन हिलते डुलते हैं, ऐसे हिल डुल रहे हैं समझो, और उसके बीच में धातु आयन स्थिर है, तो ठीक ऐसा लगेगा जैसे इलेक्ट्रॉन का समुद्र है और बीच बीच में धातु आयन तैर रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं धात्विक बंध को इलेक्ट्रॉनों के समुद्र और धात्विक धनायन के मध्य बनने वाला बंध क्या कहलाता है? धात्विक बंध कहलाता है। तो इस तरह से धात्विक ठोस हो गए जिसमें धात्विक बंध पाया जाएगा। धात्विक बंध किनके बीच में होता है? धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक, एक बार सारे तरह के बंध रिपीट करें तो आणविक ठोस में अणुओं के मध्य बंध पाया जाता है। अणु ध्रुवीय या ध्रुवीय हो सकते हैं। अध्रुवीय होगा तो लंदन बल होगा, ध्रुवीय होगा तो हाइड्रोजन बंध या द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बंध होगा। हाइड्रोजन बंध तब होता है जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किसी यौगिक में सीधे हाइड्रोजन से जुड़े हों तब। और जब ऐसा न हो तो क्या बनता है? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बंध बनता है। हाइड्रोजन बंध तब नहीं बनता जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन से डायरेक्ट ना जुड़े हों। ऐसा अगर कोई यौगिक हो तो नहीं बनता। आयनिक ठोस कब बनता है? आयनों के बीच में बनता है आयनिक बंध। स्थिर वैद्युत बल या कुलामी बल भी इसको हम बोल सकते हैं, आयनिक बल को। ठीक, सहसंयोजक बंध कब बनता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। ठीक, सहसंयोजक बंध। और धात्विक बंध किनके बीच में होता है? धातु आयन और इलेक्ट्रॉनों के समुद्र के बीच में बनता है। तो इस तरह से बंध के आधार पर हम ठोसों का वर्गीकरण 4 प्रकार से कर सकते हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। ठीक, इनके अवयवी कणाणु, आणविक ठोस के अणु, आयनिक ठोस के आयन, धात्विक ठोस में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन। याद बताया, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में कौन? धनायन। और सहसंयोजक ठोस में कौन होगा? परमाणु। आणविक ठोस में 3 तरह के बंध होंगे। आयनिक ठोस में कुलाम बल होगा, धात्विक ठोस में धात्विक बंध होगा, सहसंयोजक ठोस में सहसंयोजक बंध होगा। सबके अपने अपने उदाहरण हैं। 2-2 एग्जाम्पल कम से कम याद रखें। ठीक, भौतिक प्रकृति देखेंगे तो आणविक ठोस मुलायम होते हैं, है ना। ठीक, ये विद्युत रोधी होते हैं और इनका गलनांक निम्न होता है, बहुत कम होता है। ठीक, आयनिक ठोस जो होते हैं कठोर किंतु भंगुर होते हैं, है ना। ये विद्युत चालकता अगर आयनिक ठोसों में देखें तो शुष्क अवस्था में, सूखा नमक है तो कुचालक होगा, पानी वानी मिला दें तो सुचालक होगा।
है ना। तो शुष्क जो होता है वो कुचालक होता है और जल मिलाने पर या पिघली हुई अवस्था में वो सुचालक होता है। चालकता की बात करें तो इनके गलनांक उच्च होते हैं। ठीक, धात्विक ठोस जो है ये कठोर होते हैं किंतु आघातवर्धनी और तन्य होते हैं, मतलब मारेंगे तो चिपट जाएगा, प्लेट बनाया जा सकता है, खींचेंगे तो तार बनाया जा सकता है। कठोर, आघातवर्धनी और तन्य होते हैं। ये तो हर अवस्था में सुचालक होते हैं भाई, धातु तो चालक होते ही हैं और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, काफी अधिक होता है। सहसंयोजक ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं। ठीक, रेयरली मुलायम होंगे बट ज्यादातर कठोर और भंगुर होते हैं। जैसे ग्रेफाइट एक एग्जाम्पल है मुलायम होने का, सॉफ्ट इसलिए क्योंकि उसका स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है, फिसलता है ना। तो अगर ग्रेफाइट पाउडर ले लेंगे तो सॉफ्ट लगेगा और उसमें चिकनाहट भी बहुत होगी। ये वैसे तो इनकी चालकता देखेंगे तो ये विद्युत रोधी होते हैं, पर ग्रेफाइट एक अकेला अपवाद है ना। ग्रेफाइट जो है वो अपवाद है, वो सुचालक होता है। तुमने पहले पढ़ा होगा क्यों भी, क्यों, क्योंकि उसका जो संरचना होता है वो षटफलकीय होता है, मतलब षटफलकीय समतलीय संरचना होती है, एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो भाग नहीं लेता है। इनका भी गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ठोसों के गुणधर्म पढ़ लिए। तुम क्या करो, इस बात की तैयारी रखो कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं, इसके 2 गुण लिखिए, ऐसे प्रश्न आ जाएगा और उसे हम लोग को पढ़ना है। ठीक बेटा, तो यहाँ तक का हम लोगों ने एक क्लास कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।